नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू योर ऑन प्लेटफॉर्म दैट इज ग्रेट जीनियसिस। आज इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की नेक्स्ट एक्सरसाइज विद कॉन्सेप्ट जिसका नाम रहेगा सर्कुलर परम्यूटेशन। किस तरीके से सर्कुलर परम्यूटेशन होने वाली है, कौन सा फॉर्मूला डिफरेंट बन के जाता है हमारे लीनियर परम्यूटेशन से सर्कुलर परम्यूटेशन पे। फर्स्ट तो वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड सेकंड वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, जितने भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं। तो अगेन वेलकम टू योर ऑन प्लेटफॉर्म ग्रेट जीनिसिस। मेरा नाम है अंकित अरोड़ा। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं देखो आपको थोड़ा सा याद करा दूं कि हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर अप कर लिए। हमने जो सबसे पहले कवर अप किया लीनियर परम्यूटेशन कवर किया, परम्यूटेशन के एग्जांपल्स देखे, यानी कि फॉर्मूला जो डायरेक्ट फॉर्मूला से बन सकते थे। फिर हमने समझा कि फैक्टोरियल क्या होता है और उसकी नोटेशंस के बारे में डिस्कस की, देन न्यूमेरिकल के बारे में। फिर हमने रिस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन के बारे में डिस्कस किया। नाउ वी आर गोइंग टू रिस्ट्रिक्टेड के बाद हमने किया रिपीटेड परम्यूटेशन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशन और लीनियर परम्यूटेशन में फर्क क्या है, सबसे पहले तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तो सर्कुलर परम्यूटेशन और लीनियर परम्यूटेशन में एक डिफरेंस समझाने के लिए मैं किसी बुकिश लैंग्वेज का यहाँ यूज नहीं करूंगा, एक छोटे से एग्जाम्पल का यूज करता हूँ। उसी से आपको बहुत अच्छे तरीके से और बहुत प्यार से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, सबसे पहली बात यहाँ पे अगर मान लो मैंने ऐसा बोला कि ए बी और सी 3 पर्सन्स आर देयर एंड हमें इनको अरेंज करना है ऑन अ लाइन। एक लाइन के अंदर अरेंज करना है या इनको एक सीरीज में बिठाना है। बट एक ही जगह दूसरी सिचुएशन और भी है जहां मुझे इनको सर्कुलर में बिठाना है। तो यहां पहले मैं आपको बताता हूं कि बच्चों को अगर लाइन में बिठाना हो या जो भी ये पर्सन है और इनको एक सर्कल के ऊपर बिठाना हो तो किस तरीके से हम अटेम्प्टेशन देंगे क्वेश्चन की, या कितने नंबर ऑफ द वेज यहां पे बन सकते हैं। तो सबसे पहली बात, ऐसा हो सकता है ना कि ए फर्स्ट नंबर पे बैठ जाए, बी सेकंड नंबर पे और सी थर्ड नंबर पे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि ए फर्स्ट नंबर पे बैठा होगा, सी और फिर से बी फर्स्ट नंबर पे होगा, ए सेकंड नंबर पे और सी थर्ड नंबर पे। बी फर्स्ट नंबर पे होगा, सी और फिर ए। और ऐसा भी पॉसिबल है कि सी ए और बी आ जाए, और ऐसा भी पॉसिबल है कि सी बी एंड ए आ जाए। तो एक्चुअल में ये 6 मेथड है जब 3 बच्चे अपनी सीटें या 3 पर्सन अपनी सीट्स बदल के जा सकते हैं। पहले नंबर पे ए फिर बी फिर सी, इसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग। और यहां पे हमने एक फॉर्मूला सीखा था कि एन फैक्टोरियल लगा दो या फिर एन पी एन का फॉर्मूला लगा दो, वेयर 3 इज द वैल्यू ऑफ एन। तो 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6, और 3p3 भी कितना होता है 6। आंसर हमने इस तरीके से सीखा, जिसको हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का भी नेम दिया। बट अगर मुझे इन्हीं बच्चों को, इन्हीं पर्संस को किसी सर्कल पे बिठाना होता, यानी कि कोई ऐसा सर्कुलर टेबल मुझे दे रखा है, फॉर एग्जांपल आप डाइनिंग टेबल का एग्जांपल लेके जा सकते हो, और वो कह रहा है कि इन 3 स्टूडेंट्स को या 3 पर्संस को आप डाइनिंग टेबल पे किस तरीके से बिठा सकते हो। तो मैंने पता है क्या आंसर दिया इसको, मैं सिर्फ 2 ही तरीके ऐसे यूज कर सकता हूं, ए बी एंड सी, और दूसरा मेथड होगा ए सी एंड बी। आप कहोगे सर ऐसा क्यों, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं एक काम करता हूं, मैं ए बी सी की बजाय मैं पहले क्या करता हूं, बी को प्लेस कर दूंगा, फिर ए को, फिर सी को, ये बन गया सर्कल। अच्छा, बी के बाद मैं सी को प्लेस कर दूंगा, फिर ए को, ये बन गया सर्कल। लेकिन बेटा एक चीज ध्यान दो, बी के बाद ए के बाद सी, बी के बाद ए के बाद सी, और बी के बाद सी, बी ए के बाद, बी के बाद सी, ए के बाद बी। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इन शॉर्ट बनेंगे वो यही सर्कल, यानी कि इसके बाहर वो आंसर बनेगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही हम लीनियर परम्यूटेशन से सर्कुलर परम्यूटेशन पे जंप कर जाते हैं, हमारे जो नंबर ऑफ द वेज है वो ऑटोमेटिक डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर ऑटोमेटिक वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे फॉर्मूला भी तो डिक्रीज करके ही बनेगा। एंड द फॉर्मूला फॉर द सर्कुलर परम्यूटेशन इज n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, 3 बच्चे हैं, 3 पर्सन हैं, मुझे इनको सर्कल पे बिठाना है, तो 3-1 इज 2 फैक्टोरियल। तो ध्यान दो, आंसर तो 2 ही आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, लीनियर परम्यूटेशन और सर्कुलर परम्यूटेशन के अंदर ये हमारा सबसे मेन डिफरेंस है। नाउ
क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसमें बहुत से स्टूडेंट गलती कर देते हैं, तो मैंने यहाँ पे स्पेशली इस टॉपिक को हाईलाइट कर दिया कि क्लॉकवाइज अरेंजमेंट क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट क्या होता है। देखो, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आपके पास आ जाए जहां पे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज उसकी डायरेक्शन को उससे कोई फर्क ही ना पड़े, जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल या सबसे बेस्ट रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको दूंगा नेकलेस का। सबसे बेस्ट रियल लाइफ एग्जांपल क्या होगा? नेकलेस। गर्ल्स जो नेकलेस वेयर करती हैं ना, उन्हीं का एग्जांपल लेके चलो। देखो, मान लो ये मेरे पास एक नेकलेस हो गया और सेम नेकलेस मैंने यहां पे रखा, ठीक है। ध्यान से समझना कि जो मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं, देखो क्या हुआ, यहां इसके अंदर कुछ मैंने मोती डाल दिए, बीड्स डाल दिए। मैं अलग अलग कलर से उन बीड्स को शो कर रहा हूं सो दैट आपके लिए समझना बड़ा आसान हो जाए। मान लो मैंने रेड कलर का एक मोती यहां पे रख दिया, ब्लैक कलर का एक मोती यहां पे रख दिया और येलो कलर का यहां रख दिया। इसी तरीके से चलते चलते मान लो ब्लू कलर का यहां प्लेस कर दिया और उसके बाद हमने ग्रीन कलर का यहां प्लेस कर दिया। देन उसके बाद हमने कुछ लाइट पिंक टाइप का यहाँ प्लेस कर दिया और समथिंग ग्रे कलर का मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। एक मैंने नेकलेस बनाया कुछ इस तरीके से। अब मैं सेम नेकलेस को एक बार साइड रखता हूँ, मैं एक और नेकलेस बनाता हूँ। मैंने क्या किया, रेड यहाँ पे रखा, रेड के बाद मैंने ब्लैक राइट साइड में रखने की बजाय मैंने ब्लैक को यहाँ प्लेस कर दिया। फिर मैंने क्या किया, मैंने येलो को उठाया, मैंने येलो बीड को रख दिया, है ना, येलो मोती रख दिया मैंने। फिर उसके बाद मैंने ब्लू मोती को रख दिया। फिर उसके बाद मैंने ग्रीन का ऑप्शन चूज किया, ग्रीन को प्लेस कर दिया। देन जो लाइट पिंक हमने चूज किया था उसको प्लेस कर दिया। एंड देन एट द लास्ट मैंने क्या चूज कर लिया, लाइट ग्रे। अब अगर मैं एक चीज आपको ये बोलूं कि फ्रॉम द फ्रंट साइड, आप इस कैमरे को देख, आप इस पैनल को देख रहे हो कैमरा के थ्रू, मोबाइल के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू, ध्यान से देखो। जब आप इस सर्कल को देख रहे हो, बड़े प्यार से देखना, इस सर्कल को आप इस तरीके से देख रहे हो, इस डायरेक्शन के अंदर देख रहे हो, तो आपको नजर पता है क्या आ रहा है? आपको नजर आ रहा है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट। आपको क्या नजर आ रहा है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट, यानी कि रेड के बाद ब्लैक, ब्लैक के बाद येलो, इस तरीके से। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से सोचो, जब अगर आप इस साइड से देख रहे हो तो ठीक है, मैंने नेकलेस को अपने हैंड के अंदर पिक किया हुआ है, तो जब सामने से कोई बच्चा देख रहा होगा, फॉर एग्जांपल नेकलेस मेरे पास है यहां पे, आप इसको स्क्रीन के थ्रू देख रहे हो, पीछे भी एक बच्चा खड़ा है, एक स्टूडेंट खड़ा है, वो भी इस नेकलेस को देख रहा है, उसको क्या दिख रहा होगा? आपको रेड के बाद ब्लैक दिख रहा है, ब्लैक के बाद ब्लू, ब्लैक के बाद येलो, येलो के बाद ब्लू। उसको पता क्या दिख रहा होगा अपने राइट साइड में? उसको दिख रहा होगा रेड, रेड के बाद ब्लैक, ब्लैक के बाद येलो। मेरे कहने का मतलब है, अगर मैं फ्रंट साइड से देखता हूं तो आपको ये नेकलेस इस तरीके से दिख रहा होगा, और अगर मैं बैक साइड से देखता हूं, अगर मैं बैक साइड से देखता हूं तो मुझे ये नेकलेस कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब है, हाफ नंबर ऑफ द वेज हो जाते हैं जब इस तरीके का कोई एग्जाम्पल चूज किया जाए जहां पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को कुछ फर्क ना पड़े। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि बैक और फ्रंट का एग्जाम्पल हटा दूं, मान लो ये मेरे पास नेकलेस है, मैंने इस नेकलेस को इस तरीके से अरेंज किया, अब मैंने नेकलेस को पलट दिया, तो जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी, यानी कि जो ये पैटर्न बन रहा था और ये पैटर्न बन रहा था, अब सेम हो गए। इसका मतलब मुझे इनकी डायरेक्शन चेंज करने से मुझे क्या मिल गया? ये दो नेकलेस की बजाय एक नेकलेस मुझे मिल गया। तो इस केस में हम कौन से फॉर्मूला का यहाँ पे यूज करेंगे? यहाँ पे हम यूज करेंगे 1/2 n-1 का फैक्टोरियल। और क्यों मैं इस फॉर्मूला का यूज करूंगा यहाँ पे? क्योंकि जो भी n-1 फैक्टोरियल या जो भी n-1 फैक्टोरियल से वेज बन रहे हैं वो हाफ हो जाएंगे ऑटोमेटिक, क्योंकि उसको डायरेक्शन से अब फर्क नहीं पड़ रहा, उसको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये आई होप अच्छे से एग्जाम्पल आपको क्लियर हुआ होगा। तो सबसे पहला टॉपिक हमने पढ़ा सर्कुलर परम्यूटेशन, दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा क्लॉकवाइज अरेंजमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज 6.6। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं, 7 to 8 इसकी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन को पिक करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन को समझते हैं। In how many ways 8 students can be arranged in a line and a circle?
8 स्टूडेंट हैं, उनको सर्कल में बिठाना है और एक लाइन में बिठाना है, हमें टोटल नंबर ऑफ द वेज के बारे में यहाँ पर बात करनी है। तो थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को समझें। जब मुझे 8 बच्चों को बिठाना है एक टेबल पे या एक सर्कल पे, तो मैं किस तरीके से अपनी अरेंजमेंट को फर्दर कंटिन्यू कर सकता हूं। टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स मेरे पास कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास है 8। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास कितने हैं? 8। तो अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास 8 है, अगर मैं फर्स्ट पार्ट को पिक करता हूं दैट इज ऑन लाइन, अगर मैं इन 8 बच्चों को एक लाइन पर बिठाता हूं तो मुझे पता है यहां पे फॉर्मूला क्या यूज किया जाएगा, दैट इज n फैक्टोरियल, यानी कि आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? 8 फैक्टोरियल। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। बट यहीं पे अगर मैं इसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको सर्कल में बिठाऊं, सेकेंड पार्ट के अंदर इनको एक सर्कल पे पिक कर दूं, सर्कल में बिठा दूं, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे क्या बन जाएगा? 8 - 1 का फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 7 का फैक्टोरियल। तो एक बार आंसर मेरे पास आया 8 फैक्टोरियल, एक बार आंसर मेरे पास आ गया 7 फैक्टोरियल। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर ही 3-4 क्वेश्चन है, तो ये सारे के सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को पिक कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ द वेज in which 5 men and 4 women can be seated at a round table so no 2 women are sit together। देखो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, और इस इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल को मैं आपको 2 तरीकों से बताऊंगा। बहुत से बच्चे इसमें गलती करते हैं बट आपने नहीं करने, क्योंकि आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हो। ये गलती हम यहाँ पे नहीं करने वाले, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट गलती करते हैं। अगर कोई आपके फ्रेंड ऐसा कुछ गलती करते हैं तो उनको ये लेक्चर जरूर दिखाना, ये कॉन्सेप्ट बताना, क्योंकि ज्यादातर हम ये चीजें इग्नोर कर देते हैं। देखो 2 तरह से क्वेश्चन को लिखा जा सकता है, नो टू वुमेन नंबर्स, कुछ मर्जी एग्जांपल ले लो, नंबर्स विल सिट टुगेदर या विल अरेंज टुगेदर, जैसे मर्जी लिख लो, ठीक है। नो टू नंबर विल अरेंज टुगेदर, और एक बार मैंने लिखा ऑल नंबर्स विल, या फिर यहां पे लिखो नो ऑल नंबर विल नॉट सिट टुगेदर या अरेंज टुगेदर, देखो यहां पे ना क्वेश्चन का मतलब ही मैंने बदल दिया। यहां पे मैं कह रहा हूं कोई भी 2 नंबर इकट्ठे नहीं बैठेंगे, यहां मैं कह रहा हूं सारे नंबर इकट्ठे नहीं बैठेंगे। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते टाइम ही आपसे गलती होगी। पता है कैसे? मान लो बेटा ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया कि ए, बी, सी और डी, हमें क्वेश्चन दिया गया है कि बी और सी को इकट्ठे ना बिठाया जाए, बी और सी को इकट्ठे ना बिठाया जाए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है बी और सी को इकट्ठे ना बिठाया जाए या सारी चीजों को इकट्ठे ना बिठाया जाए, जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल यहां पे मैं मेंशन करता हूं आपके सामने, ए, बी, सी, डी, ई और एफ। अगर वो सिचुएशन में कुछ ऐसा कह रहा है कि बी, सी और डी ये तीनों ही ऑल विल नॉट सिट टुगेदर, इसका मतलब है ना तो बी सी डी केस होगा, ना बी डी सी केस होगा, ना सी डी बी केस होगा, ना सी बी डी केस होगा, ना डी सी बी केस होगा, ना डी बी सी केस होगा। ये नहीं समझ आया ना? अभी बताता हूं। तो हम इस केस में क्या करा करते थे कि टोटल कितने हैं? 6 हैं, तो 6 फैक्टोरियल टोटल है माइनस, अगर मान लो मैं इनको इकट्ठा बिठा दूं तो 1 मान लो, 2 3 4 4 फैक्टोरियल, और ये तीनों आपस में कैसे घूमेंगे? 3 फैक्टोरियल। ये तो क्वेश्चन हमने इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। लेकिन अगर यही सिचुएशन आ जाए कि सारों की बात ही नहीं कर रहा, वो बात कर रहा है कि इन तीनों को नहीं, आप किसी भी इन तीनों में से कोई भी इकट्ठा ना बैठे, ना बी और सी, ना सी और डी, ना बी और डी, तब क्या करोगे? जिसको इकट्ठे ना बिठाने की ये बात कर रहा है उसको एक बार इग्नोर कर दो, ए बी सी डी ई। मान लो यहां पे क्या था? मान एफ था, जो भी। अब मैं क्या कर रहा हूं कि अगर मुझे इसको इकट्ठे नहीं बिठाना, मैं यहां पे क्या करूंगा? बाकी सभी को प्लेस कर दूंगा। ए ई एफ है ना,
3 जगह पे ए ई एफ कैसे आएगा, 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, प्लेसेस कितने खाली रह गए 4, लोग कितने पेंडिंग है 3, तो 4p3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यानी कि इन दोनों चीज़ों में, इन दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर डिफरेंस है। अब ये एग्जाम्पल मैंने आपको क्यों समझाया, जब भी वर्ड लिखा आ जाए नो 2 वुमेन विल सिट टुगेदर या नो ऑल वुमेन विल सिट टुगेदर, दोनों क्वेश्चंस अलग अलग हैं। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ द वेज इन विच 5 men and 4 women can be seated at a round table so that no 2 women will sit together। अगर वुमेन को इकट्ठे नहीं बिठाना तो पहले हम किसको प्लेस करेंगे, पहले हम मैन को प्लेस करेंगे। तो देखो ये सर्कुलर टेबल है, इसने बोला है कितने लोग हैं, यहां पे लोग हैं 5 मैन है, 5 मैन है और 4 वुमेन है। तो पहले मैं मैन को बिठा दूंगा, यहां मैन नंबर 1, यहां मैन नंबर 2, यहां मैन नंबर 3, यहां मैन नंबर 4 और यहां पे मैन नंबर 5। और जैसा मैं अरेंज कर रहा हूं, जैसा आप लोगों को दिख रहा है वैसा है नहीं, ये तो मैंने नंबर रख दिए ना, नंबर तो कुछ भी हो सकते हैं। तो 5 लोग अपनी सीटें सर्कल पे कितने तरीकों से बदलेंगे, जो कि आंसर हमारा क्या देगा, n-1 फैक्टोरियल का फॉर्मूला आंसर देगा। लेकिन अभी तक वुमेन की प्लेस, वुमेन का प्लेस हमने फिक्स नहीं किया। जैसे ही आप वुमेन का प्लेस फिक्स करोगे, इसने बोला 2 वुमेन कभी भी इकट्ठी नहीं बैठेंगी। जब 2 वुमेन इकट्ठी नहीं बैठेंगी तो वुमेन यहाँ बैठ सकती है, एक 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 वुमेन यहाँ बैठ सकती है। यानी कि उसके लेफ्ट साइड में भी, उसके राइट साइड में भी दोनों तरफ मैन ही होने चाहिए। तो इसका मतलब वुमेन के पास कितनी खाली प्लेसेस रह गई, 2, 3, 4 एंड 5, बट वुमेन है कितनी, 4। तो यहां सर्कुलर परम्यूटेशन नहीं लगेगा क्योंकि जगह ही फिक्स हो गई, यहां नहीं लगेगा, परम्यूटेशन सिंपल लगेगा। तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 5p4 कितना हो गया, 5 फैक्टोरियल, 5 - 4 1 फैक्टोरियल। तो आंसर मेरे पास आ गया 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 × 12 = 24, 24 मल्टीप्लाइड बाय 120 मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आंसर आ रहा है दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो जितने भी डिफरेंट टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने सारे क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द 11 कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट सिट टुगेदर टू डिस्कस अ रिपोर्ट। 11 कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो इकट्ठे बैठे हैं कुछ रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए। इन हाउ मेनी वेज दे कैन सिट देमसेल्फ इन अ राउंड टेबल, अगर उनको हमने राउंड टेबल पे बिठाना है, सो दैट एजुकेशन मिनिस्टर एंड रिवेन्यू मिनिस्टर विल नॉट सिट टुगेदर, मिनिस्टर विल सिट टुगेदर, सॉरी। क्वेश्चन दोबारा से देखते हैं क्या कह रहा है, यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूं मैं। राउंड टेबल पे बिठाया गया है, 11 कैबिनेट मेंबर्स को बिठाया गया है, इस तरीके से बिठाना है कि एजुकेशन मिनिस्टर और रिवेन्यू मिनिस्टर इकट्ठे बैठ जाएं। देखो सबसे पहले बात करते हैं सर्कल की, सबसे पहले बात करते हैं सर्कल की। अब बात करते हैं 11 मिनिस्टर। मान लो मैंने इनका नेम रखा M1, M2, M3, M4, करते करते M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, और मैं M10 और M11 को प्लेस करके यहाँ पे रख रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर एंड रिवेन्यू मिनिस्टर, इसी तरीके से। अब इसने बोला इन सारे मिनिस्टर्स को, मंत्रियों को कुछ इस तरीके से बिठाना है कि ये दोनों हमेशा इकट्ठे बैठे। अब जिन 2 को या 3 को इकट्ठे बिठाया जाता है उनको एक माना जाता है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। कितने हो गए, 10। 10 लोगों को सर्कल पे बिठाने के लिए फॉर्मूला का यूज होगा 10 - 1 का फैक्टोरियल। किसका यूज होगा, 10 - 1 का फैक्टोरियल। बट अगर यहां 9 फैक्टोरियल आ गया, एजुकेशन मिनिस्टर और रिवेन्यू मिनिस्टर अपनी सीटें भी तो चेंज कर सकते हैं। रिवेन्यू मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर के आगे भी तो बैठ सकता है, तो 2 लोग अपनी सीटें भी तो चेंज कर सकते हैं। माना उनको साथ बिठाना है,
2 फैक्टोरियल, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। और पेपर में कैलकुलेशन देने की जरूरत नहीं है, यही आंसर लिख के जाओगे। मान लो 20 फैक्टोरियल आ गया, उसको सोल्व करके लिखोगे क्या? नहीं, ठीक है। अब आगे, नाउ लास्ट सेकंड क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ 8 कंट्रीज, the prime minister of 8 countries sit on a round table. In how many ways can they sit if Indian and Pakistan prime minister will not sit together? देखो क्वेश्चन के अंदर यहां पे क्या कहता है, 8 प्राइम मिनिस्टर्स है, 8 कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं। इस तरीके से प्रेजेंट, इस तरीके से उनको बिठाना है कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, हिंदुस्तान का, भारत का जो प्राइम मिनिस्टर है और पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है, वो दोनों कभी भी इकट्ठे ना बैठे राउंड टेबल पे। तो अब सबसे पहली बात, अगर 8 प्राइम मिनिस्टर हैं तो मैं पहले का नाम रख रहा हूं M1, दूसरे का M2, तीसरे का M3, फोर्थ का M4, फिफ्थ का M5, देन M6, देन M7, देन M8। कितने प्राइम मिनिस्टर हैं? 8। तो M7 का मैंने नाम रख दिया I, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, और M8 का नाम रख दिया मैंने P, दैट इज पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर। अब यहां ध्यान देखो, ये कहता है इन दोनों को इकट्ठे कभी नहीं बिठाना। मैं कह रहा हूं इन दोनों को इकट्ठे बिठाओ, क्वेश्चन को आसान करो। अगर मैं इन दोनों को इकट्ठे बिठा रहा हूं, नहीं बिठा रहा हूं, सिचुएशन को हम इग्नोर कर दें, हम टोटल निकालें, टोटल नंबर ऑफ द वेज की बात करें, हम टोटल नंबर ऑफ द वेज की बात करें, तो एक्चुअल में टोटल नंबर ऑफ द वेज कितने होंगे? एक्चुअल में टोटल नंबर ऑफ द वेज होंगे, टोटल नंबर ऑफ द वेज 1 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल नंबर ऑफ द वेज हो जाएंगे 8 फैक्टोरियल, नहीं गलत, टोटल नंबर ऑफ द वेज होंगे 7 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि हम उनको सर्कल में बिठा रहे हैं। और अगर मैं ऐसी सिचुएशन को काउंट कर लूं जहां पे इन दोनों को इकट्ठा बिठाया जा रहा है, तब आप इसको क्या मान लोगे? 1 मानोगे। 2 3 4 5 6 7। अब 7 लोगों को अगर मैं सर्कल पे बिठाऊं तो कैसे होगा? 6 फैक्टोरियल। बट अगर ये दोनों इकट्ठे बैठ रहे हैं तो अपनी सीटें कुछ इस तरीके से भी तो चेंज कर सकते हैं ना, ठीक है। ये वो केस बिठा दिया जब मैं कह रहा हूं ये दोनों इकट्ठे बैठ गए। तो हमें इनको इकट्ठे नहीं बिठाना। आप एक काम करो, टोटल में से इकट्ठे बिठाने वाला केस माइनस कर दो। जब 2 प्राइम मिनिस्टर इकट्ठे बैठ रहे हैं, उनको टोटल नंबर ऑफ द वेज में से माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिक आंसर हमारा, जब वो इकट्ठे नहीं बैठ रहे होंगे, आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, यहाँ पे आ गया 7 माइनस में 2 विच इज इक्वल टू 5। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 फैक्टोरियल, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 720 इंटू 5 इज द करेक्ट आंसर। मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देयर आर 3 आइडेंटिकल ब्लैक बॉल्स, 4 आइडेंटिकल ब्लू बॉल्स। आइडेंटिकल का मतलब क्या है? कि ये एक जैसे दिखने वाली बॉल्स है। 5 आइडेंटिकल रेड बॉल, तो 3 जो है वो आइडेंटिकल ब्लैक बॉल्स है, प्लस 4 आइडेंटिकल है हमारे पास ब्लू बॉल्स, प्लस 5 आइडेंटिकल हैं हमारे पास रेड बॉल्स। तो इस तरीके से हमारे बैग में बॉल पड़ी है। इन हाउ मेनी वेज कैन दे अरेंज इन अ रो? एक रो के अंदर अगर हमें इसको बिठाना है, एक लाइन के अंदर अगर इसको बिठाना है, तो हम किस तरीके से, कितने मेथड से बिठा सकते हैं? देखो टोटल नंबर ऑफ द बॉल्स कितनी है? 5 4 9 और 3 12। तो 12 नंबर ऑफ द बॉल्स हैं टोटल एट द एंड। अगर मुझे 12 बॉल्स को एक लाइन में बिठाना है तो क्या मेथड होगा? 12 फैक्टोरियल। बट अगर यहाँ पे वो आइडेंटिकल वर्ड का यूज कर रहा है, इसका मतलब परम्यूटेशन विद रिपीटेशन लग रहा है। इसका मतलब 3 ब्लैक बॉल की वजह से 3 फैक्टोरियल, 4 ब्लू बॉल्स की वजह से 4 फैक्टोरियल और 5 रेड बॉल की वजह से 5 फैक्टोरियल। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। सेकंड पार्ट कहता है एक सर्कल पे बिठाओ। सर्कल पे बिठाते टाइम पता है क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ द केस में से एक कम हो जाएगा, क्योंकि n-1 फैक्टोरियल फॉर्मूला होता है। नीचे 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल हम पढ़ा ही
रहने देंगे। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो फैक्टोरियल में आंसर लिखना है, इसको सोल्व मत करो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने जो टॉपिक सीखा वो टॉपिक था हमारे पास सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशन के अंदर हमने दो तरह से टॉपिक डिस्कस करे। सबसे पहला था सर्कुलर परम्यूटेशन, नेक्स्ट था क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर मुझे डिफरेंस नहीं दिख रहा है। तो उससे जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते थे हमने सारे क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पे बात की। इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या फर्क है, क्या उनके फॉर्मूलाज में फर्क है, किस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल हम हैंडल कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय बाय।